जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में, जिसने हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक आकार दिया। दोस्तों, हम जानेंगे कैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कई अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले स्टडी किया और फिर उन सोर्सेस को एडॉप्ट किया जो इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए फिट बैठते थे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सोर्सेस के बारे में जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक आकार दिया। दोस्तों फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। फ्रेंड्स, इसका जो पहला फीचर है वो है फेडरल लेजिस्लेचर, देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड देन पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड जुडिशरी। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने मेजर पोर्शन जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। कहा जाता है लगभग 75% ऑफ पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो पहले फीचर को डिस्कस करते हैं। फेडरल लेजिस्लेचर बेसिकली एक पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट है जो कि पूरे कंट्री के लिए कॉमन लॉ बनाएगी और पूरे कंट्री पे वो लॉ एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये बात करता है फेडरल लेजिस्लेचर की। और पार्लियामेंट इज़ मेड अप ऑफ, किससे मिलकर पार्लियामेंट बनी होती है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो ये जो फीचर है फेडरल लेजिस्लेचर का, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कि स्टेट्स के लिए स्वतंत्रता। ठीक है, इस फीचर में बेसिकली आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 3 लिस्ट होती हैं। ठीक है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है कि सेंटर इस पर कानून बनाती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बनाती है, राज्य। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि जिसमें स्टेट को स्वतंत्रता हो खुद के लॉ बनाने का और आउटर इंटरफेरेंस से वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। तो जैसे हम देखते हैं यूपीएससी, ठीक है, स्टेट पीएससी, ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। किस लिए? टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स। तो क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर। बेसिकली जो गवर्नर का ऑफिस होगा स्टेट्स में, प्रोविंसेस में, वो हमने कॉन्सेप्ट लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन अगर बात किया जाए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, तो फ्रेंड्स ये लिया है हमने कनाडा से। ठीक है, ये लिया है कनाडा से। लेकिन अगर बात की जाए ऑफिस ऑफ गवर्नर तो आप आंसर लगाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोनों में डिफरेंस है। कैसे अपॉइंटमेंट होगा और कौन अपॉइंट करेगा ये बात की गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ से इसको हमने इस सोर्सेस को लिया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। एक ऑफिस होगा गवर्नर का स्टेट में, ये लिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स जुडिशरी की। तो जुडिशरी के जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन अगर बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो फ्रेंड्स ये हमने लिया है यूएसए से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर बात की जाए तो लिया है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से। लेकिन अगर जुडिशरी की बात की जाए कि हमारे पास एक जुडिशरी होगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, तो ये बात हमने की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वहाँ से लिया है। आपने पढ़ा भी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत एक फेडरल कोर्ट का गठन होता है। फेडरल कोर्ट 1937 में बनती है ये। ठीक है, इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है 28 जन 1950 को।
तो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है यूएसए से। अब बात फ्रेंड करेंगे नेक्स्ट सोर्स की, नेक्स्ट कंट्री की, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। तो पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हम देख रहे हैं अपने गवर्नमेंट का, तो ये फीचर हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। बेसिकली इसमें होता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडर होगा ना ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ही बिकम्स द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कुछ मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, पहली चीज़ तो ये है। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, इस मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा। कौन होगा? मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा। ठीक है, ओके। थर्ड क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए। ठीक है, थर्ड क्या आप कह सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात होती है, लोकसभा की बात होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की। किसकी? रूल ऑफ लॉ की। इसमें क्या है फ्रेंड्स, नो वन इज एबव द लॉ, लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ में क्या है, नो वन इज एबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, आर्टिकल अगर हम 14 देखते हैं फंडामेंटल राइट का, उसमें हम बात करते हैं इक्वलिटी की। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है, उसमें रूल ऑफ लॉ का ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट सिस्टम की। कैबिनेट सिस्टम क्या है? बेसिकली जो भी हम प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट में देखते हैं अपने इंडिया में, कि फॉर एग्जांपल मोदी जी हैं, ठीक है, पीएम हो गया जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्लस आप देखते हैं राजनाथ सिंह जी हो गए। ठीक है, उसके बाद में आप अमित शाह जी देखते हैं। बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि गवर्नमेंट को रन करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। ठीक है, तो एक ग्रुप होता है, एमपीज़ का ग्रुप होगा जो कि हेड करेगा गवर्नमेंट को, और ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और ये गवर्नमेंट को हेड करेंगे, ये एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप की फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप की। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हुआ फ्रेंड्स, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं। ठीक है, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे आप इस पार्ट में रह रहे हैं देश के, चाहे आप इधर रह रहे हैं, चाहे आप यूपी में रह रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में बैठे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, चाहे आप राजस्थान में हैं, किसी भी पार्ट में देश के हैं आप, आपको एक ही सिटीजनशिप है आपके पास, दैट इज़ इंडियन। ठीक है, बट अगर हम बात करें यूएसए में, तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में डुअल सिटीजनशिप होती, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप होती, अगर इंडिया में डुअल सिटीजनशिप होती, तो मैं अगर यूपी का हूँ तो एक मेरी सिटीजनशिप होती यूपी की और दूसरी मेरी सिटीजनशिप होती इंडिया की, तो मैं इंडियन भी होता और एक मेरी सिटीजनशिप होती यूपी की। तो ये डुअल सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है यूएसए में, और इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप। तो आप किसी भी पार्ट में कंट्री में रह रहे हो, आपकी सिटीजनशिप है इंडियन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर की। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हो गया प्रोविजन ऑफ 2 हाउसेज, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, अपर हाउस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाउस। कोई भी बिल बनेगा, ठीक है, इन 2 हाउसेज से होकर ही निकलेगा, दोनों जगह से पास होना होगा, तभी नया बिल इफेक्ट में आएगा। तो ये हो गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब बात करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसीजर की। देश में कैसे लॉ बनेंगे, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात करें, तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से, अंडर आर्टिकल 368। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की अगर बात करें तो ये लिया हमने यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड करना है ये लिया हमने साउथ अफ्रीका से। जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, वो मैं आपको साथ साथ कवर करते चल रहा हूँ, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आपको एग्जाम के दौरान नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। बेसिकली ये अंडर आर्टिकल 105 फॉर सेंटर, ठीक है, एंड अंडर आर्टिकल 194, आई थिंक 194 या 195, 194, अंडर आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है,
अंडर आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात होती है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब ये हो गया, आपने पार्लियामेंट में एमपीज़ ने कुछ कहा, किसी को वोट डाला, कुछ भी बोला, उस पर कोई भी लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। तो अंडर आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के लिए हो गया, अंडर आर्टिकल 194 अंडर आर्टिकल 194 स्टेट के लिए हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स प्रेरोगेटिव रिट्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। ये अंडर आर्टिकल प्रेरोगेटिव रिट्स जो है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती हैं। ठीक है, जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स आपके कर्टेल किए जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं टू इशू दीज रिट्स। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। पहला हबीस कॉर्पस, सेकंड है फ्रेंड्स मैंडामस। एक क्रम ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मैं 5 आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, थर्ड है सर्सियोरैरी, फोर्थ है प्रोहिबिशन और फिफ्थ है को वारंटो। अगर आप लोग बोलेंगे तो इन रिट्स को मैं अलग से इनके लिए एक वीडियो बना के इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 5 प्रकार की प्रेरोगेटिव रिट्स होती हैं, हबीस कॉर्पस, मैंडामस, सर्सियोरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ये आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से इशू करवा सकते हैं इस केस में जब आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात हो गई है कि हमने कौन कौन से सोर्सेस यूनाइटेड किंगडम से लिए हुए हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे यूएसए की। यूएसए से भी बहुत सारी चीज़ें हमने ली हुई हैं। फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले हम बात करेंगे प्रीएम्बल की और उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। ठीक है, प्रीएम्बल यूएसए से लिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होगा, इसकी बात हमने की है यूएसए से। ठीक है, लेकिन उसका लैंग्वेज क्या होगा प्रीएम्बल की? लैंग्वेज की अगर बात की जाए ये हमने लिया फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको प्रेजेंट करते हैं। कब करते हैं? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये एडॉप्ट कब किया जाता है? 22 जनवरी 22 जैन 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका बैकग्राउंड है और सेम चीज़ जो है उसका मॉडिफाइड वर्जन हमारा आज का प्रीएम्बल है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है यूएसए से। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी लॉ जो है कंट्री का ना, अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ inconsistent with constitution will be declared as null and void। ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट है उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक, अब बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। इसमें बात की जाती है कि जो जुडिशरी है ना, ये किसी भी इंटरफेरेंस से इंडिपेंडेंट रहेगी, नो इंटरफेरेंस। ठीक है, कोई भी इस पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, पहली चीज़। सेकंड, जुडिशरी में कोई भी आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये बात की जाती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। ये कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। जुडिशरी की बात की गई थी वो हमने लिया था यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया था? वो लिया था यूएसए से। फ्रेंड्स अगली बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करता है। बेसिकली ये आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो किसी भी कंट्री में हर एक सिटीजन्स को प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया है, ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है,
तो याद रखना है कि फंडामेंटल राइट जो आपके पार्ट 3 में है, फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को प्राप्त होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने चाहिए, इनको कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कंडीशंस में, और ये यूएसए के हमने बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है। सेकंड बात करेंगे नेक्स्ट ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक है। ये भी हमने जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फ्रेंड्स। इसके लिए आर्टिकल 63 का कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 63। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया है यूएसए से। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक है। इसका अगर मैं आपसे ग्राउंड पूछूं कि इसका ग्राउंड क्या है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ग्राउंड, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ग्राउंड क्या है, किस बेस पे हम प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पहली बात करेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, फेडरल सिस्टम तो होगा लेकिन उसमें सेंटर स्ट्रांग होगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ये लिया कनाडा से। जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, 3 लिस्ट की बात की है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। लेकिन स्टेट लिस्ट पर भी इंडियन गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। फॉर एग्जांपल अंडर आर्टिकल 249, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इस पर रूल बना सकती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को अगर उनको अप्लाई करना हो तब भी उस पर स्टेट लिस्ट पे जाकर रूल बनाए जा सकते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी में भी जाके हम, जब इमरजेंसी लगती है किसी भी स्टेट में, उस पर भी हम रूल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नर का ऑफिस होगा, ये हमने नहीं लिया कनाडा से, हमने क्या लिया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, ये बात की गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कुछ एडवाइस सीख करता है तो ये नॉन बाइंडिंग होगा। और कौन से आर्टिकल के तहत ये एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट? अंडर आर्टिकल 143। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स रेजिडुअरी पावर्स की। अभी हमने डिस्कस किया कि शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कनकरेंट। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है, अगर उस पर रूल्स बनाने हैं, ठीक है, तो कौन बनाएगा? तो सेंटर बनाएगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी पे एक्ट आया, ठीक है, एक अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 101, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। जीएसटी किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहा था, ठीक है, ना यूनियन लिस्ट में था, ना स्टेट लिस्ट में था, ना कनकरेंट लिस्ट में था, ये था रेजिडुअरी में। ठीक है। तो इस पे कानून किसने बनाया? इस पे कानून बनाया सेंटर ने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साउथ अफ्रीका के फ्रेंड्स। पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा, इस प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो हमने लिया साउथ अफ्रीका से अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। एंड पार्ट कौन सा था फ्रेंड्स? पार्ट है इसका 20। पार्ट 20 अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का कैसे इलेक्शन होगा? उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इसकी बात की गई है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हमने इसको उधार लिया हुआ है। ठीक है, बोरो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया साउथ अफ्रीका से। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांस की, कि हमने फ्रांस से क्या क्या लिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स, ये हमने बोरो किया है फ्रांस से। फ्रेंड्स लिबर्टी का मतलब हो गया फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू परस्यू देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, टू परस्यू देयर एक्टिविटीज़। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स लिबर्टी की। देन इक्वलिटी का क्या मतलब हो गया फ्रेंड्स? इक्वलिटी का मतलब हो गया ऑल पीपल शुड हैव इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड नो वन शुड हैव स्पेशल प्रिविलेजेस। तो ये हो गई इक्वलिटी की बात, कि मतलब जो सभी लोग हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वलिटी की बात करता है ये। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा की भावना
नेक्स्ट बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फ्रेंड्स। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब होगा कि अ कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रेदर देन बीइंग अ हेरिडेटरी मोनार्क, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि मोनार्क, हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे हम रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब हुआ जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट साहब हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट है। ये कैसे है, इलेक्ट किया जाता है इनको, ठीक है, इलेक्टेड हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट हमने लिया है फ्रांस से। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स आयरलैंड की। आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन इन राज्यसभा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे डीपीएसपी की। बेसिकली डीपीएसपी है क्या फ्रेंड्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट को दिया गया है फॉर इट्स गवर्नेंस, ठीक है, एंड इट्स पॉलिसी मेकिंग। तो डीपीएसपी क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, लिख देता हूँ, सेट ऑफ गाइडलाइंस, किस पर्पज के लिए, फॉर गवर्नेंस, ठीक है, एंड पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग। ऐसी गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को दी जाती हैं कि इससे आपको कंट्री को चलाने में, गुड गवर्नेंस में एक सहायता मिलेगी और एक आप वेलफेयर स्टेट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इसका मेथड क्या होगा, उसकी बात की गई है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हमने बोरो किया है आयरलैंड से नॉमिनेशन इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में मेंबर्स को आपको पता होगा 12 मेंबर जो राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, कितने होते हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं। तो इनके जो नॉमिनेशन की बात की गई वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, वहाँ से इसको हमने बोरो किया है। तो किस बेसिस पे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, लिसास याद रखो, ठीक है, लिसास, इसका मतलब हो गया लिटरेचर, कहीं बोलोगे नहीं, लिटरेचर, एस फॉर साइंस, आर्ट एंड सर्विस। इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जिन्होंने काम किया है, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, 12 मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सर्विसेज। बेसिकली सर्विसेज में सोशल सर्विसेज को कर लीजिएगा, सोशल सर्विस, ठीक है। यूएस, नेक्स्ट बात करेंगे यूएसएसआर की, दैट इज रसिया। इससे हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन लिया हमने आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। और ये पार्ट 4A में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, आर्टिकल 51A। पहले टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बट 11th जो है ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। याद रखने वाली क्या बात है फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इसका कॉन्सेप्ट हमने रसिया से लिया है। 42nd अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। पार्ट 4A में शामिल है, आर्टिकल 51A है, पहले 10 थी, फिर 11th जो है वो ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। तो मैंने सारी बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, वो इसमें कवर करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, ठीक है। इसमें कौन कौन से जस्टिस की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की, ठीक है। जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की। सोशल क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, दैट ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। सोशल जस्टिस का प्रिवेल करेगा व्हेन ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, तभी तो सोशल जस्टिस प्रिवेल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है फ्रेंड्स, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। ये बात की गई है इकोनॉमिक जस्टिस की। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हुआ कि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स,
जितने भी देश के सिटीजन्स हैं ना, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। आपको वोट डालने का अधिकार है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इन राइट्स की बात की गई है पॉलिटिकल जस्टिस में, ठीक है। सोशल जस्टिस में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस में बात की गई है कि किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन उसकी वेल्थ कितनी है, उसके पास इनकम कितनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने लिया है रसिया से, ठीक है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी की। फ्रेंड्स, प्रोविजन ऑफ जो इमरजेंसी है, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, इसकी बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। शायद मैंने आपको बताया नहीं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी लिया गया कि इमरजेंसी का प्रोविजन होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज़ हमने ली है जर्मनी से। तो दोनों में कन्फ्यूजन है, याद रखना, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इमरजेंसी का प्रोविजन किस कंट्री से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और अगर बात की जाए कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया दोस्तों जर्मनी से। अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कौन सस्पेंड करता है? प्रेसिडेंट। ओके, नाउ यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह है कि इन एनी केस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट अंडर 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड, देन आंसर होगा नहीं। फंडामेंटल राइट अंडर 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब हुआ कि जो लॉ कंट्री में बनाया गया है, क्या प्रोसीजर सही फॉलो किया गया है या नहीं, ठीक है। जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसको अगर सही से फॉलो किया गया है तो वो लॉ वैलिड है। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है तो उस लॉ को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ज्वाइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो एक एक करके इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ज्वाइंट सिटिंग फ्रेंड्स अंडर आर्टिकल 108 है, ठीक है। टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई कानून आ रहा है जिस पे राज्यसभा और लोकसभा के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाएगा और वो बिल वहाँ से पास किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल की। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन एक प्रीएम्बल होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या होगी, अगर लैंग्वेज की बात की जाए, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है कि फ्रीडम होगी ट्रेड करने की, कॉमर्स करने की। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये अंडर आर्टिकल 301 है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट जैसा मैंने पहले भी बहुत बार इसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, शेड्यूल 7 में होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पे स्टेट एंड यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट पे फॉर एग्जांपल एजुकेशन कोई भी मैटर होगा तो उस पर स्टेट भी कानून बना सकती है और उस पर यूनियन भी कानून बना सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने इसमें 2 क्वेश्चंस रखे हैं, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। पहली बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इनमें से कौन सा फीचर बोरो नहीं किया गया? पहला फंडामेंटल राइट, सेकंड जुडिशियल रिव्यू, देन फंडामेंटल ड्यूटी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इसका मुझे आप आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ used in Article 14 of the Indian Constitution is borrowed from Britain, USA, Canada and France। अगर फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा
और कंटेंट अगर पसंद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए कि मुझसे गलतियाँ क्या हो रही हैं, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, इसको ग्रो करने में आप लोगों की मुझे मदद चाहिए फ्रेंड्स। तो इसमें कहाँ गलती हो रही है आप मुझे कमेंट में बताइए, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।